मुझे याद नहीं था कि मौसी उस वक्त कमरे में कपड़े बदल रही थीं। अचानक मैंने उन्हें देखा और झट से आंखें मूंद लीं, लेकिन उन्हें मेरी मौजूदगी में कोई हिचकिचाहट नहीं थी। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, पवन, आओ यहाँ बैठो और बताओ कि तुम्हारी माँ की ये साड़ी मुझ पर कैसी लग रही है। मैं झिझक रहा था, मगर उनके कहने पर उनके पास बैठ गया। मौसी की सुंदरता में एक खास कशिश थी। उनकी उम्र भले ही 40 के आसपास थी, मगर उनका व्यक्तित्व उस उम्र से कहीं परे नजर आता था। कुछ दिन और गुजरे और उन 10 दिनों में उन्होंने मुझे अपने बचपन की ढेरों बातें बताईं। उनकी बातें सुनकर मेरे बचपन की यादें भी ताजा हो गईं। साधना मौसी का साथ मुझे बेचैन करने लगा था। उनकी हर बात में एक अलग ही आकर्षण था। एक दिन उन्होंने अचानक कहा, पवन, आज मैं तुम्हें अपने हाथों से नहलाऊंगी। मैं चौंक गया और झट से मना कर दिया, नहीं मौसी, मैं खुद नहा लूंगा। आप देखिए कि नाश्ते में क्या बनाना है। उन्होंने हंसते हुए कहा, जिद नहीं तो क्या हुआ। उनके हर वाक्य में जैसे कुछ था जो दिल को छू जाता था। जब मैं नहाकर बाहर आया तो देखा कि मौसी मेरे कमरे में बैठी थीं। मेरे गीले बाल देखकर उन्होंने कहा, तुम मेरे हाथों से नहीं नहाए, लेकिन अब मैं तुम्हारे बाल तो पोंछ ही सकती हूँ। मैंने बिना कुछ कहे तौलिया दे दिया और सिर झुका लिया। उन्होंने बड़े प्यार से मेरे बालों को संवारना शुरू किया। मुझे उनके साथ एक अपनापन महसूस होता था, जैसे वह इस घर की एक अभिन्न सदस्य थीं। एक शाम जब मैं दोस्त की बर्थडे पार्टी के लिए तैयार हो रहा था, उन्होंने मुझसे पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? मैंने उन्हें बताया तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, अकेले जा रहे हो? कभी अपनी मौसी को भी घुमा लाओ। उनकी बातों में एक मासूमियत थी, मगर उनके व्यक्तित्व में कुछ ऐसा था जो नजरें खींच लेता था। मैंने उनसे कहा कि वह माँ के कमरे से कोई अच्छी साड़ी पहन ले, क्योंकि पार्टी में माहौल खास था। जब वह तैयार होकर बाहर आईं, तो उनकी खूबसूरती ने जैसे कमरे को रोशन कर दिया। मैंने उन्हें देखा तो उनकी चमक ने मेरी नजरें थाम लीं। साड़ी में उनका व्यक्तित्व और निखर कर आया था। आज मैंने एक ऐसी महिला को देखा जो साधारण साड़ी में भी एक अलग ही रौब और गरिमा के साथ नजर आ रही थीं। वो उम्र के उस पड़ाव पर थीं जहां एक ओर उनकी खूबसूरती और गरिमा देखते ही बनती थी। उन्हें देखकर कोई ये नहीं कह सकता था कि वो 40 साल की हैं। उस शालीन ड्रेस में उनका व्यक्तित्व बेहद आकर्षक और लचीला लग रहा था। जब जब मेरी नजर उन पर पड़ी, मैं खुद को शर्म से झुका लेता। फिर एक ऐसा लम्हा आया जब मौसी मेरे करीब आईं, पर अचानक उनकी हील वाले सैंडल से पैर फिसल गया और वो सीधे मुझ पर आ गिरीं। उनकी खुशबू मेरे चारों ओर महकने लगी और उनका स्पर्श एक अलग ही एहसास दिला रहा था। मुझे लगा जैसे समय ठहर सा गया हो, पर कुछ देर तक वो मुझसे हटने का नाम ही नहीं ले रही थीं। उन्होंने कसकर मुझे पकड़ रखा था और उस एक पल ने मुझे असहज कर दिया। फिर जैसे ही उन्हें होश आया, मैंने हल्के से उन्हें अलग कर दिया और कहा, मौसी, आपने जो मेकअप किया है, उससे आप किसी मॉडल जैसी ही लग रही हैं। लेकिन अब हील ना पहने, वरना हर कदम पर मुझे संभालना पड़ेगा। मेरी बात पर हंसते हुए उन्होंने हील उतार दी और माँ की फ्लैट सैंडल पहन ली। जब हम कार में पार्टी के लिए निकले, मेरी नजरें बार बार उन पर ही जा रही थीं। पार्टी में मेरे दोस्तों ने भी उन्हें देखकर यही समझा कि वो मेरी गर्लफ्रेंड हैं। उनकी खूबसूरती और शालीनता उन्हें किसी प्रेमिका से कम नहीं दिखा रही थी। लेकिन मौसी ने उनकी गलतफहमी को दूर करने की बजाय और मजे लेना शुरू कर दिया। जब हम वापस लौट रहे थे, मैंने उनसे पूछा, मौसी, आपने दोस्तों को बताने की बजाय और भ्रम क्यों फैलाया? वो मुस्कुराई और बोली, तुम्हारा चेहरा देखने लायक था जब उन्होंने मुझे तुम्हारी गर्लफ्रेंड समझा। माफ करना अगर तुम्हें बुरा लगा हो। मैंने कहा, मौसी, माफी मांगने की जरूरत नहीं। आपने तो मजाकिया अंदाज में पार्टी और भी दिलचस्प बना दी। फिर वो बोली, आप दोस्ती का मजा ले ही रहे हो, तो मुझे मौसी की बजाय साधना कहकर बुलाया करो। उनका नाम लेते ही जैसे मैं संकोच से भर उठा। वो उम्र में मुझसे बहुत बड़ी थीं, लेकिन उनकी सुंदरता और उनकी बातें मुझे उनकी उम्र का एहसास ही नहीं होने दे रही थीं। उनका नाम लेते ही वो जैसे एक नई दुल्हन की तरह मुस्कुरा उठीं। हम यूं ही हंसते बोलते घर पहुंचे और थकान के मारे अपने अपने कमरों में चले गए।
अगले दिन सुबह मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कॉलेज के लिए कौन सी शर्ट पहनूं। तभी साधना कमरे में आई और बोली, जब मैं घर पर हूं तो तुम्हें अपनी माँ को फोन करने की क्या जरूरत? मेरी पसंद पर भरोसा रखो। उन्होंने अपनी पसंद की एक शर्ट मेरे लिए निकाली और उसे पहनकर मैं कॉलेज के लिए निकल गया। रात में साधना मेरे कमरे में आई। उन्होंने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, तुम बहुत थक गए हो। उनकी बातें मुझे अंदर तक सुकून दे रही थीं। रात का वक्त था और जब सोमन ने मेरे बालों में तेल की मालिश शुरू की, तो जैसे ही उनका हाथ मेरे सिर के पास घूमा, एक अजीब सी सिहरन मेरे शरीर में दौड़ गई। उनके स्पर्श ने मेरी पीठ तक का रास्ता तय किया और मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरी माँ ने कभी ऐसा कुछ नहीं किया था। वे हमेशा अपने कामों में व्यस्त रहती थीं, इसलिए मुझे यह सब कभी महसूस नहीं हुआ। लेकिन आज सोमन के हाथों से यह मालिश करना एक नई और अजीब सी अनुभूति थी। जैसे जैसे सोमन ने मेरी मालिश की, मुझे गहरी नींद आ गई। अगले दिन जब मैं उठी, तो देखा कि सोमन मेरे पैरों के पास सो रही थी। मैंने उन्हें जगा दिया और पूछा, आप यहाँ मेरे पैरों के पास क्या कर रही हो? उन्होंने जवाब दिया, कल जब मैं तुम्हारे सिर की मालिश कर रही थी, तो मेरी आंख लग गई। फिर उस दिन सोमन ने एक सवाल पूछा, जिसने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। उसने कहा, तुम्हारे कंधे पर हाथ रखने के बाद तुम तुरंत सो गए। क्या तुम्हारी माँ तुम्हें समय नहीं देती? क्या तुम्हें कभी सिर की मालिश नहीं की गई? मैंने सोमन से यह बात नहीं बताई कि मेरी माँ के पास कभी मेरे लिए वक्त नहीं था। लेकिन मैंने कहा, ऐसा कुछ नहीं है। मेरी माँ मुझे बहुत प्यार करती है। सोमन सिर झुकाकर बाहर चली गई और थोड़ी देर बाद हम दोनों नाश्ते की टेबल पर बैठे थे। तभी घर की घंटी बजी और मेरे माता-पिता घर आ गए। मैं बहुत खुश हुआ, लेकिन पापा की नजरें सोमन पर जमी हुई थीं। उनकी आंखों में कुछ और था, जैसे वह सोमन को बहुत ध्यान से देख रहे थे। मुझे उनकी ये नजरें बहुत बेचैन कर रही थीं। बाद में रात को मैंने देखा कि पापा फिर से सोमन को ऐसे घूर रहे थे और मैं यह सब देख नहीं सका। रात को जब सब लोग अपने अपने कमरे में चले गए, तो मैंने सोमन के कमरे का रुख किया। मैंने उनके कमरे का दरवाजा खोला और देखा कि वह थोड़ी घबराई हुई सी खड़ी थी। मैंने कहा, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूं। साधना ने हल्के से कहा, तुम अचानक आए, मैं थोड़ा डर गई थी। मैंने उससे कहा, अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो आधी रात को भी मुझे फोन कर सकती हो। मैं हमेशा तुम्हारे लिए हूं। उसने बिना किसी सवाल के मेरी बात मान ली और मैं उनके कमरे से बाहर आ गया। अगले दिन सुबह 10 बज चुके थे, लेकिन आज तक नाश्ता नहीं आया था। मुझे लगा कुछ गड़बड़ है और मैं रसोई में गया। वहां मैंने देखा कि सोमन गहरे विचारों में डूबी खड़ी थी। मैंने पूछा, क्या हुआ? तो उसने जवाब दिया, तुम्हारे पापा। और फिर कुछ कहने ही वाली थी, तभी पापा रसोई में आ गए। सोमन ने तुरंत अपना सिर घुमा लिया और अपनी नजरें मुझसे चुराने लगीं। मैं जानता था कि पापा का ध्यान सोमन पर है और मुझे यह बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। वह केवल मेरी मौसी नहीं, अब वह मेरी दोस्त भी बन चुकी थी। मैं नहीं चाहता था कि पापा का बुरा व्यवहार उसके साथ हो। रात को जब मैं सोने के लिए अपने कमरे में गया, तो मेरा मन बेचैन था। मुझे लगा कि मुझे सोमन से बात करनी चाहिए और मैं उसके कमरे की तरफ बढ़ा। जब मैं उसके कमरे के पास पहुंचा, तो देखा कि पापा अंदर थे। उन्होंने उनके कंधे पर ढेर सारे नोट रख दिए। ये देखकर मैं चौंक गया। पापा अचानक साधना को इतने पैसे क्यों दे रहे थे? सामने का दृश्य इतना अजीब था कि मेरे मन में एक सवाल उठा, क्या कुछ गलत हो रहा है? साधना जी पापा से कह रही थीं, जब तक मैं पवन से नहीं मिलूंगी, मैं इस घर से नहीं जाऊंगी। मैंने सोचा, क्या साधना मुझसे सचमुच प्यार करने लगी है? बिना समय गंवाए मैं उसके कमरे में पहुंच गया और पापा से सवाल किया, आप साधना के साथ क्या कर रहे हैं? जैसे ही मैंने यह सवाल किया, मम्मी भी कमरे में आ गईं। जब उन्होंने मुझे वहां देखा, उनके चेहरे का रंग उड़ गया। अब मम्मी पापा के चेहरे पर परेशानी और बढ़ गई थी। मुझे कहा गया, तुम अपने कमरे में जाओ। लेकिन मैंने ठान लिया। मैंने कहा, मैं अब बच्चा नहीं हूं। मैं जानता हूं कि यहाँ क्या हो रहा है। आपने साधना के साथ क्या किया है, मैं जानना चाहता हूं। तभी साधना मेरे पास आई और गले से लगकर रोने लगी। उसकी आंखों में कुछ था, एक दर्द जो मैंने महसूस किया। साधना ने कहा, पवन, तुम ही हो जो मुझे इस घर में समझते हो।
जब से मैं यहाँ आई हूँ, मैं कुछ बताना चाहती थी, लेकिन चुप रही। वह कहने लगी, मैं इस घर के बारे में सच्चाई बताऊंगी। मैंने उसे अपनी बाहों में समेट लिया और मम्मी पापा से कहा, अगर आप किसी गरीब महिला के साथ गलत करेंगे, तो मैं इसे कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा। यह सुनकर मम्मी ने कहा, तुम चुप रहो और यहाँ से चली जाओ। लेकिन साधना चुप नहीं रही और उसने कहा, अब मैं चुप नहीं रह सकती। मैं पवन को सब कुछ बता दूंगी। साधना ने रोंगटे खड़े करने वाली सच्चाई सामने रख दी। पवन, तुम अपनी अमीर माँ बाप के बेटे नहीं हो। तुम मेरी बड़ी बहन के बेटे हो। तुम्हारी माँ का नाम सुशीला था। वो कुछ साल पहले इस घर में काम करती थीं। तुम उन्हीं के बेटे हो। साधना ने कहा, तुम्हारी माँ ने तुम्हें गोद लिया था और मैं तुम्हारी देखभाल कर रही हूँ। तुम मेरे साथ आओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। मैंने तुरंत उसे दूर किया और कहा, मैं आपकी बातों पर विश्वास करता हूँ। आप मेरी मौसी हो, लेकिन मैं अपनी जिंदगी खराब नहीं करना चाहता। साधना के शब्द मेरे लिए जहर बन गए थे। मेरी सोच बदल चुकी थी। वह पैसों के लालच में हमारे परिवार की इज्जत से खेल रही थी। मैंने उससे साफ कहा, मैं अपने माता पिता का बेटा हूं और उनके बिना मैंने कभी कुछ नहीं किया। मैंने साधना की सच्चाई को अपने माता पिता के सामने रखा। फिर साधना ने खुलासा किया, कुछ साल पहले पापा ने मुझे पैसे दिए थे, लेकिन मैंने उनका सही इस्तेमाल नहीं किया और आज भी वह हमारे पैसे के लिए आए हैं। मुझे यह सब जानकर बहुत दुख हुआ। साधना ने न सिर्फ मेरे बड़े भाई को सही परवरिश नहीं दी, बल्कि हमारे माता पिता से पैसे भी हड़पने की कोशिश की। जब उसे इस बार मना किया गया, तो उसने हमें धमकाने की कोशिश की। लेकिन अब मैं जान चुका था कि साधना कितनी बड़ी गलती कर रही थी। मैं अपने माता पिता का आभारी हूँ, जिन्होंने मुझे और मेरे भाई को एक शानदार जिंदगी दी और साधना को हमेशा के लिए हमारे घर से निकाल दिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि कभी भी किसी के लालच में आकर रिश्तों की इज्जत को दांव पर नहीं लगाना चाहिए।